CPCV कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम लोगों ने सीखा था, और लास्ट क्लास मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, तो आप एक बार छोटा सा वो जो टेबल था उसको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं आपको वैल्यूज़ याद हैं या फिर नहीं। बताओ, हमने CV देखा था, CP देखा था, गामा देखा था, और यहाँ हम लिखेंगे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बताओ मोनोटॉमिक गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, CV की वैल्यू 3r/2, CP की वैल्यू 5r/2, और गामा कितना था 5/3, दैट इज 1.66 या 1.67 भी आप इसको बोल सकते हो, रिपीटिंग नंबर है। डायटोमिक के साथ और हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं? लीनियर। कौन सी लीनियर? ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस को। बताओ इसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई थी? 5। CV की वैल्यू 5r/2, 7r/2, गामा की वैल्यू 7/5, दैट इज 1.4। सिमिलरली थर्ड कॉलम किसका होने का बताओ? हाँ, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर और पॉली एटॉमिक गैस का। तो देखो यहाँ पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई थी? 6, 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल। CV, CP 4r, और गामा कितना था अपना 4/3, दैट इज 1.33। ठीक, तो हमने देख लिया था कि जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ रही है गामा की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। फिर मैंने आपको एक काम दिया था छोटा सा, मैंने आपको बताया था कि टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3n के इक्वल होती है। वहाँ पर n क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज एटॉमिसिटी ऑफ गैस, और उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो अब कंसीडर करते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। आप यहाँ पे पॉइंट डाल लिख देना कि व्हेन vibrational mode is considered to be active। ठीक है, तो देखो वाइब्रेशनल मोड को एक्टिव मानने के बाद जब आप CPCV कैलकुलेट करते हो तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। बहुत ध्यान से आप सीखना, इस चीज को आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ होगा। यहाँ पर एक लॉ होता है, उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी सुना होगा, केमिस्ट्री में भी आज आप सुन ही रहे हो। देखो क्या होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है कि आपके पास कोई भी एक गैस मॉलिक्यूल है या गैस सैंपल है, तो उस गैस सैंपल की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो उसकी अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अंदर क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मतलब जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उन तीनों के अंदर वो क्या होती है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसीलिए हमने इस लॉ का नाम क्या रखा है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेटिक एनर्जी में हाफ kT का, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, अगर n मोल्स लेते हो अपन तो हाफ kT ले लेते हैं भी, तो काइनेटिक एनर्जी में हाफ kT का कंट्रीब्यूशन करती है। कितना कंट्रीब्यूशन करती है? हाफ kT का। जैसे अगर आप ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो तो बताओ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kT कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक, तो हाफ kT एक, हाफ kT दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम का, और हाफ kT तीसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो अगर आप किसी गैस की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो, कौन सी एनर्जी? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 3/2 kT के। ये कभी पढ़ा है आपने? गैसियस स्टेट के अंदर, गैसियस स्टेट में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3/2 kT, या फिर n मोल्स के लिए आप उसे 3/2 nRT बोलते हो। ये होती है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो बस यही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है कि किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी उसकी अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अंदर क्या होती है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूट करती है? हाफ kT कंट्रीब्यूट करती है। कोई डाउट? चलो तो हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में क्या सिखाता है, फिर जो मेन चीज समझनी है वो आप देखना। अब सिंपल यहाँ पे बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऐसे लिख लो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड
बिटवीन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सिंपल टर्म्स में आप इस लॉ का ऐसा ही बोल सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है वो क्या है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब आप बेसिकली इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। देखो, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम contributes half kT to kinetic energy and R/2 to CV। ठीक है, ये मैंने अपने आप से बनाया ताकि हम बेसिकली हमको CV से रिलेट करना है। पार्टीशन का लॉ तो सिर्फ यहीं तक है, लेकिन ये चीज़ मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा ऐड की ताकि आप इस चीज़ को समझ सको कि आप हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का काइनेटिक एनर्जी में तो कितना कंट्रीब्यूशन लोगे, हाफ केटी, और सीवी में आप उसका कितना कंट्रीब्यूशन लेकर चलोगे, R/2 का कंट्रीब्यूशन लेकर चलोगे। ठीक, तो देखो कैसे आप समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर बात करता हूँ इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ठीक है, तो मैं इसको DOF लिख रहा हूँ सिंपल। ठीक, यहाँ पर मैं इसका कंट्रीब्यूशन देख रहा हूँ KE में, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहां पर देखना है कंट्रीब्यूशन टू सीवी, वही हम लोग यूज किया करेंगे। तो आप देखो आपके पास कितने तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, कौन कौन सी, ट्रांसलेशनल, सेकंड कौन सी है, रोटेशनल। तो देखो हम ट्रांसलेशनल की बात करते हैं, हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, और हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपकी तीन तरह की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, एक ट्रांसलेशनल, एक रोटेशनल, और एक कौन सी होती है, वाइब्रेशनल। जैसे कि मैंने आपको बताया हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूशन है, हाफ केटी। बताओ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है टोटल, तीन। तो आप हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का लेकर, अब देखो मैं सिर्फ सिंगल की बात कर रहा हूं कि हर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूट करेगी, हाफ केटी। हर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना कंट्रीब्यूट करेगी, हाफ केटी। लेकिन जो आपकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कंट्रीब्यूट करेगी केटी। कितना कंट्रीब्यूट करेगी, केटी। सेम इसी तरह जो आपकी हर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो सीवी में कितना कंट्रीब्यूट करेगी, R/2 हर। तो टोटल कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, 3R/2, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी अगर रोटेशनल। सिमिलरली हर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूट करेगी, R/2। लेकिन जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो हमेशा कितना कंट्रीब्यूट करती है, R। कितना कंट्रीब्यूट करती है, R। अभी दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों, आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो देखो ऐसा क्यों है, आप मुझे बताओ। जो वाइब्रेशनल मोशन होता है वो कैसे होता है, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे 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 बोल देते हैं, ऐसे चल होता क्या है, ये मीन पोजीशन है। बताओ एक वाइब्रेशन को आप कंप्लीट कब मान कर चलोगे, जब वो इधर गया, इधर आया, हो गया कंप्लीट, नहीं, फिर इधर गया, फिर यहाँ पर आया, मतलब वो मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे मूव करता है। हमने पढ़ा भी होगा फिजिक्स के अंदर, जब वो मीन पोजीशन से इधर मूव कर रहा होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जब ये वापस आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वापस से काइनेटिक एनर्जी में। सेम चीज यहाँ हो रही है, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और जब ये वापस आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो बेसिकली क्या होता है, जब वाइब्रेशनल मोड होता है तो दो बार एक्सचेंज होता है, एक मोशन में दो बार एक्सचेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी वापस से किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो एक आधे हिस्से का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, R/2 या हाफ केटी। तो बताओ पूरे मोशन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, केटी या फिर R। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ मोशन को एक्टिव मानकर चल रहे हो तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना लेकर चलना है आपको, R। तो मैंने जो आपको फॉर्मूला सिखाया था CV = FR/2, ये सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है, जब आप सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर कर रहे हो। अगर आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर कर रहे हो आपको उसका कंट्रीब्यूशन R लेकर चलना होगा। मतलब आप अब फॉर्मूले को FV + R भी लिखोगे। कोई डाउट है तो बाय चांस अगर वो आपसे वाइब्रेशनल मोड ऑफ मोशन को एक्टिव मान ले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रांसलेशन का कंट्रीब्यूशन R/2,
रोटेशनल का कंट्रीब्यूशन r/2, जबकि वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन आप कितना लेकर चलोगे, r लेकर चलोगे। और अब इस बेसिस पर हम दोबारा से मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक सारी गैसेस के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दोबारा से कैलकुलेट कर सकते। तो कैसे करेंगे, आओ हम लोग डिस्कस करते हैं। तब देखो दोबारा से कैलकुलेट करते हैं CpCv। पहले हम बात करते हैं मोनोएटॉमिक गैस की। बताओ मोनोएटॉमिक गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3n, यानी 3 × 1 है ना। फॉर्मूला अपना 3n है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो 3 में 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। ठीक, तो बताओ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितनी होती है, 3। अब देखो टोटल 3 है, उसमें ट्रांसलेशनल 3 हो गई, तो बताओ रोटेशनल और वाइब्रेशनल कितनी कितनी होगी। तो बताओ इसका CV कितना रहेगा, 3r/2, CP कितना रहेगा, 5r/2, और गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। तो यहाँ तो आपको कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा। बताओ आ रहा है कि कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है ना। अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं कर सकता है ना। वाइब्रेशन में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए एटलीस्ट, तो वो मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेंगे। सिंगल मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन नहीं होगा, मतलब वो ऑल्दो दूसरी तरह का वाइब्रेशन होता है, उसमें मॉलिक्यूल टकराते हैं आपस में। लेकिन यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि हम यहाँ पर वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव मान भी लें तो भी वो कितनी आ रही है, 0। मतलब यहाँ वाइब्रेशनल मोड नहीं हो रहा है। चलो आगे मूव करते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड कौन सी गैस होगी बताओ अपनी, डाई एटॉमिक गैस। बताओ डाई एटॉमिक गैस के लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। जैसे n की वैल्यू 2 आएगी, फिर से 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई आपकी। कौन कौन सी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। अब बताओ n = 2 है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, 6 आएगी। बताओ डाई एटॉमिक के लिए 6 में से ट्रांसलेशनल कितनी, 3, रोटेशनल कितनी, 2, और वाइब्रेशनल कितनी, 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 5। समझ में आ रहा है। अब आप देखो CV की वैल्यू। बताओ इसका कंट्रीब्यूशन कितना, r/2, तो ये कितना होगा, 3r/2 प्लस, बताओ इसका कंट्रीब्यूशन कितना, रोटेशनल का, r/2, रोटेशनल का तो ये r/2 है ना, तो फिर से कितना आ जाएगा, 2 × r/2। अब बताओ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन कितना, r। तो बस यहाँ पर हम लिखेंगे 1 × r। आप इसे सॉल्व करो, 3 + 2 5 + 2 7। अब CV की वैल्यू हो गई 7r/2। बताओ CV 7r/2 तो CP कितना होगा, 9r/2। और अगर ये 9r/2 तो बताओ गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/7। समझ में आ रहा है। बताओ क्या ट्राइटॉमिक लीनियर के लिए भी यही होगा, नहीं। वेरी गुड, क्यों, हाँ n की वैल्यू चेंज हो गई तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, उसकी अलग आएगी। क्या पिछली बार एक आया था ना, क्योंकि वाइब्रेशनल एक्टिव नहीं था ना। अभी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव है तो इसका नंबर बदलेगा। देखो कैसे बदलेगा। थर्ड हम लेते हैं ट्राई एटॉमिक गैस। अब ट्राई एटॉमिक पहले बात करते हैं लीनियर की। बताओ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। बताओ यहाँ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिलने वाली है आपको, 9। 9 के 3 पार्ट करो, कौन कौन से, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। बताओ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, 3। बताओ ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, नॉन लीनियर के लिए, लीनियर, सॉरी नॉन लीनियर बोला क्या मैंने, लीनियर, ट्राई एटॉमिक लीनियर बोला था मैंने। चलो ठीक है, तो 2r/2, क्या 2r/2, अच्छा ठीक है। नहीं मैं तो सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा हूँ, कितनी होती है, 2 है ना। तो 2, अब बताओ 9 थी टोटल, 3 + 2 5 हो गई, तो बाकी जो बची वो कौन सी होगी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 4। तो जब आप इसके लिए CV लिखोगे तो अब बताओ CV कितना बनेगा, 3r/2 प्लस 2r/2 प्लस 4r। तो देखो 4 + 5 तो इतना नहीं, शायद 13r/2 बन जाएगा। देखना एक बार आएगा। बताओ CP कितना बन जाएगा फिर, 15r/2। बताओ गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 / 30।
क्या सेम आप इसी तरह ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए कर सकते हो? तो यहाँ कुछ रटना नहीं है, आपको इनमें से एक भी वैल्यू याद नहीं रखनी है। आपको जो चीज़ याद रखनी है वो सिर्फ इतनी सी है कि जब भी कभी भी वाइब्रेशनल मोड ऑफ फ्रीडम एक्टिव होगा या वाइब्रेशनल मोड ऑफ मोशन एक्टिव होगा, उस केस में आप सीवी में उसका कंट्रीब्यूशन कितना लेकर चलोगे? आर के इक्वल लेकर चलोगे। बस इतना याद रखना है, बाकी नॉर्मल तरीका है। और आप इससे क्या कर सकते हो, अपनी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंक्लूड करके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। उससे आप सीपी, सीवी, गामा किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आपका एक छोटा सा टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो आपको हमेशा हेल्प करेगा किस चीज़ के लिए? सीपी, सीवी और गामा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप बाई चांस, जैसे अभी तो क्या आपने फ्रेशली पढ़ाई है, आज के 4 लेक्चर बाद 6 लेक्चर बाद आप भूल जाओगे कि सीवी मोनोटोमिकली कितना होता है, सीपी कितना होता है, तो फिर वहाँ पे आपके पास काम में आएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। फटाफट से आप इमेजिन करके या बनाकर देख सकते हो कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। उससे डायरेक्ट आ जाएगा कि अगर आपसे सीवी पूछा है तो FR/2, क्योंकि वाइब्रेशन तो कंसिडर होता ही नहीं है ना। सीपी पूछा है तो CV + R, और गामा, आपको याद है मैंने गामा का एक फॉर्मूला सिखाया था आपको, 1 + 2/f। आप मेरे हिसाब से ना, मेरी अगर रिकमेंडेशन तो गामा आप इस फॉर्म में याद रखो, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। आपको गामा चाहिए मोनोएटॉमिक, बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 3, आ गया 5/3। बोला डायएटॉमिक, बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 5, आ गया 7/5। बोला ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 6, तो 1 + 1/3, 4/3। आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? यहाँ से गामा मिल जाएगा। इसमें वाइब्रेशनल कंसीडर थोड़ा होगा। नहीं, वाइब्रेशनल कंसीडर, ये फॉर्मूला भी सिर्फ तभी वैलिड है, ये भी ध्यान रखना भाई। वाइब्रेशनल एक स्पेशल केस है, जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा मैं उसकी बात ही नहीं करूँ। मैंने आपसे शुरू में बोल दिया था वाइब्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, वो कभी एक्टिव नहीं करेगा, पर जबरदस्ती करवा दे तो वो अपन ने उस चीज़ को सेफ मोड में ले लिया है पहले से कि पूछेगा तो हमने पढ़ा है, हम वो भी कर लें, कोई बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आपको ये लेके चलना है। आप चिंता मत करो, आपसे वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम वो एक्टिव नहीं कर पाएगा। हाँ, इसे कॉपी करो। फिर हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। हमने बेसिक टर्म्स डिफाइन कर लिए, सीवी, सीपी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम लोग मूव करेंगे अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पे, जो इस चैप्टर की बैकबोन कह सकते हो। मतलब स्पाइन है, बैकबोन नहीं है। स्पाइन में बहुत सारे जॉइंट होते हैं ना, तो उनमें से एक जॉइंट है ये। द नेक्स्ट टर्म इज इंटरनल एनर्जी। फिर कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं और क्यों वो इतनी इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अब हम मूव करते हैं अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पे, जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? नाम से पता लग रहा है, अंदर की एनर्जी, अंदर की आग है, अंदरूनी। खैर सिंपल सी बात है, देखो हम दिन भर कुछ ना कुछ काम करते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पढ़ा रहा हूँ, बताओ इसमें मैं कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ? इंटरनल एनर्जी भाई। हीट एनर्जी भाई, बेसिकली हीट एनर्जी, हाँ बोल सकते हैं। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं यार, ठीक है। तो बेसिक सा फंडा क्या है कि नाम से तो लग रहा है एक सिस्टम की खुद की अपनी एनर्जी। जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं कोई मेरे को किसी ने मेरे वायर लगा रखा है और उससे मेरे को बिजली सप्लाई हो रही है और मैं फिर काम कर रहा हूँ, मशीन तो है नहीं अपन। तो होता क्या है, एक सिस्टम के पास अपनी खुद की कुछ एनर्जी होती है। वो जो अपनी खुद की कुछ एनर्जी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड्स है, ऐसे ही आपको समझना है कि एक सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, जो भरी हुई एनर्जी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अभी हम आगे चल के लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। वहाँ हम सीखेंगे कि जब हम कोई काम करते हैं या हम हीट लेते हैं या देते हैं तो बेसिकली चेंज किसके अंदर होता है? हमारी इंटरनल एनर्जी के अंदर। सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी चीज़ से हीट ले रहा हूँ मतलब मैं एनर्जी ले रहा हूँ, हीट इज़ द मोड ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं एनर्जी ले रहा हूँ तो मेरी खुद की एनर्जी बढ़ेगी, मतलब मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, तो फिर मेरी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो ये सब भी हम सीखेंगे कि जब भी कोई वर्क होता है वो एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है। ये चीज़ में हम आगे चल के कवर करेंगे। बट अभी हमने बेसिक टर्म्स में तो सीख लिया कि इंटरनल एनर्जी हमारी खुद की एनर्जी है, लेकिन इसको थोड़ा डिफाइन करना और कैलकुलेट करना दो अलग अलग काम है। बहुत ध्यान से देखना, हम जिस तरह से इसको डिफाइन करेंगे उस तरह से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या कह रहा हूँ मैं कि हम जिस तरह से इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करेंगे उस तरह से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप कभी उस रास्ते जाना भी मत। मैं डिफाइन करता हूँ, आप देखो हमने डिफाइन किया है, आप डेफिनेशन को समझो। कभी भी आप उस तरीके से इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर हम दूसरा देखेंगे कि हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट्स हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं। ये लाइन पता नहीं कब सीधी बनेगी,
घोर तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान से वरदान लेना पड़ेगा लाइन सीधी बन जाए, कभी नहीं बनती। परफेक्ट बनिए। कहाँ परफेक्ट है, मिड लाइन कभी सीधी नहीं जाती। खैर छोड़ो, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। मतलब बेसिकली जो गैस मॉलिक्यूल्स है यही मेरा सिस्टम है, ठीक। तो ये एक सिस्टम है। जब भी हम सिस्टम की इंटरनर्जी को डिफाइन करने चलते हैं तो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को नील कर देते हो। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब क्या है, देखो एक सिस्टम की जो मेनली इंटरनर्जी होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का हम कंट्रीब्यूशन मानकर चलते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी अपने आप में बहुत सारे तरह की हो सकती है, ट्रांसलेशनल हो सकती है, पढ़ाई आपने भी, रोटेशनल हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है ना। पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह की हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लो गैस मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। न्यूक्लियर पार्टिकल के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी काम कर सकती है। मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काम कर सकती है ना। तो ये बहुत सारी तरह की फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन हाँ, ब्रॉड कैटेगरी में सारी काइनेटिक एनर्जी प्लस सारी पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप मिला दो तो जो एनर्जी बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हम इंटरनल एनर्जी में अगर देखो मान लो जैसे सिस्टम मूव कर रहा है तो बताओ सिस्टम मूव कर रहा होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम सिस्टम के मूवमेंट को नहीं मानकर चलते हैं। मतलब हम जब इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम कहाँ पर होना चाहिए, सिस्टम मस्ट बी एट रेस्ट। मतलब उसकी जो एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए, जीरो। मैं जिस काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ वो अंदर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है। ये मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेट कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये वाइब्रेट कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी। मैं उस काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर नहीं करूंगा जिसमें सिस्टम मूव कर रहा है। तो जब हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहली चीज हम सिस्टम को कहाँ पर मानकर चलेंगे, रेस्ट पर। दूसरा हम बोलेंगे कि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। हाँ, एडियाबैटिक वॉल नहीं थी, एक्सटर्नल फील्ड नहीं होना चाहिए। मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है बाहर से, कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। तो सिस्टम है ना, जैसे मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, सिस्टम को बाहर से एनर्जी मिलेगी। अब जब सिस्टम को बाहर से एनर्जी मिल रही है तो क्या आप कभी सिस्टम की खुद की एनर्जी मेजर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। उसमें हमेशा क्या आएगी, एरर आएगी, ठीक। तो इन दोनों चीजों को हम क्या करके चलते हैं, रिस्ट्रिक्ट करके चलते हैं। जब हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं तो पहली चीज सिस्टम मूव नहीं करना चाहिए, मतलब सिस्टम रेस्ट पर होना चाहिए। और दूसरा, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या फील्ड भी काम नहीं करना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस के बाद अब बताओ इस सिस्टम को क्या कहीं बाहर से एनर्जी मिल सकती है, नहीं मिल सकती ना। तो अभी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। बोलो बात समझ में आती है या फिर नहीं, ठीक है। अब ये सब आपको याद नहीं रखना, आप समझो, मैं आपको बेसिक लॉजिक सिखा रहा हूँ कि हम इंटरनल एनर्जी को जब डिफाइन करते हैं तो हम किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं। तो बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसको देखना चाह रहे हैं, हमें बाहर की एनर्जी से मतलब नहीं है। अब इस कंडीशन में सिस्टम के अंदर जितने भी पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जीज होंगे, जितने भी पॉसिबल टाइप्स, उन सबको आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, इंटरनल एनर्जी। जब मैं इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करता हूँ, यू या कैपिटल ई दोनों से इनको हम डिनोट करते हैं। मैं जनरली यू ही यूज़ करता हूँ, आपको बुक्स के अंदर एग्जाम में ई भी लिखा हुआ मिल सकता है तो कंफ्यूज मत होना। तो देखो अब यू किसके इक्वल होगी, यू काइनेटिक, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस यू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस यू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर न्यूक्लियर, और भी जितने पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं। कुछ हमें पता है और कुछ तो हमें पता ही नहीं होंगे शायद। तो जो पता है, जो नहीं पता है, सबको ऐड कर दो। उन सबको ऐड करने पर अब इस सिस्टम के पास जो खुद की एनर्जी होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो डेफिनेशन डिफाइन करना बड़ा आसान है, आपको डेफिनेशन रटनी वटनी नहीं है। आप सिंपल से इसको डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन the system is at rest,
and in absence of any external field, the sum of all possible kinds of energies in the system is called its internal energy. और इस डेफिनेशन के बाद आप ये लिख सकते हो यू काइनेटिक प्लस यू रोटेशनल प्लस यू वाइब्रेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूक्लियर, सारी के सारी को आप ऐड कर दो तो आपको सिस्टम की ओवरऑल इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक सॉरी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? ओवरऑल बात ये है कि सारी एक्सटर्नल एनर्जी को नेगलेक्ट करते हुए सारे एक्सटर्नल फील्ड गायब होने चाहिए, वही ना, सब खुद की जो एनर्जी बस वो काउंट करें। अब देखो आप खुद समझ रहे हो डेफिनेशन से, ये सबको कैलकुलेट करके ऐड करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखो इनको तो हम जानते हैं, चलो हो सकता है कुछ एनर्जी फॉर्म्स ऐसे हो जिनको हम जानते ही नहीं, और भी तो बहुत सारे टाइप ऑफ इंटरेक्शंस हो सकते हैं। तो क्या होता है, ये सिर्फ डिफाइन करने के लिए हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट अलग तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं आपसे बात करता हूँ। लेकिन देखो पहले अब ये सब डेफिनेशन मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिस्टम के पास अपनी खुद की जो एनर्जी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। दूसरा, हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर पाएंगे। क्यों? मैंने आपसे बोला क्योंकि हम इन सब चीज़ों को काउंट करके ऐड नहीं कर सकते। इनमें से कुछ हमें पता है, हो सकता है कुछ ऐसी फॉर्म्स भी हो जो हमें नहीं पता हो। तो आप मुझसे बोलो इस चौक की इंटरनल एनर्जी बताओ, तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। समझ में आ रही बात? आपको बोले कि हाइड्रोजन गैस की 5 डिग्री सेल्सियस पर इंटरनल एनर्जी बताओ, मैं नहीं बता सकता हूँ। तो मैं क्या बता सकता हूँ वो भी मैं आपसे बात करता हूँ। तो हम डिस्कस करते हैं इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरनल एनर्जी की। ठीक, इंटरनल एनर्जी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। कैपिटल यू। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप मुझे खुद ही बताओगे। बताओ, भूल जाना आपको कुछ याद है पुराना, लॉजिक से बात करना। बताओ इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए या इंटेंसिव? क्यों? तोड़ देंगे तो आधी एनर्जी से बात आ जाएगा। हाँ सिंपल है, देखो ये एक सिस्टम है, इसमें ये इतने गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 4। ये दूसरा सिस्टम है जिसमें इतने सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। बताओ किस सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होगी? क्यों? उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है ज़्यादा। मतलब ये प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर पे क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। अगर ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही है तो बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव। तो पहली चीज़ जो आप यहाँ पे लिखने वाले हो दैट इज इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डाउट? चलो फिर हम मूव करते हैं आगे अपने सेकेंड पॉइंट पर। इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये हमने सीखा था स्टेट फंक्शन, जब हमने डिफाइन किए थे। तो हम अपने पहले स्टेट फंक्शन से मिलने वाले हैं। इंटरनल एनर्जी हमारा एक स्टेट फंक्शन है, ठीक। और हम इस इंटरनल एनर्जी के बेसिकली मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे 4 मेन स्टेट फंक्शन पढ़ोगे, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी और एंथैल्पी। आप इन चारों में से किसी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर सकते हो। तो आप ये ध्यान रखना, इस चैप्टर में ये चीज़ काम मिलेंगे कि हमारे पास जब भी कोई स्टेट फंक्शन आएगा हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर पाएंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या पता कर पाएंगे? उसके अंदर चेंज, ठीक। सो अगर हम लिखें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा यू से। और डेल्टा यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब देखो आपने लिखा डेल्टा इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ये जो डेल्टा यू है इसका साइन पॉजिटिव भी आ सकता है और
नेगेटिव भी आ सकता है। तो अगर डेल्टा यू आया नेगेटिव लेस देन 0, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम उस प्रोसेस में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो बताओ इसका मतलब क्या होगा? कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम उस प्रोसेस के अंदर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये एक स्टेट फंक्शन है और हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। बोले यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आता है आपको? चलो, तो आप ये दो प्रॉपर्टीज कॉपी करो। मतलब ऐसे कोई बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं, दो ही मेन प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलो, तो अब सीखते हैं कि हम कैसे इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। चलो, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। पहले तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे मैथ्स आनी चाहिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन शायद पढ़ लिया, शायद नहीं पढ़ा हो, मुझे नहीं पता। पर यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ हुआ, तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। देखो, हमारे पास एक क्वांटिटी है, एक फंक्शन है ए, एक प्रॉपर्टी है, कोई भी फंक्शन है। ए को हम अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। क्या कर रहे हैं हम? ए हमारे पास कोई क्वांटिटी है, उसको हम एक फंक्शन ऑफ एक्स और वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन ए, चेंज इन वैल्यू ऑफ ए, दैट इज डी ए की वैल्यू में यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखो, ये कैलकुलेट करने के लिए हम थोड़ा पार्शियल डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं। आपको याद है अपने डिफरेंशिएशन में u इंटू वी वाला फॉर्मूला पढ़ा है? क्या करते हैं? एक बार हम u को कांस्टेंट लेते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं, और फिर हम v को कांस्टेंट लेते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं। यही करते हैं। तो सेम उसी टाइप का फॉर्मूला है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिनोट कर लिए हम डेल साइन यूज करते हैं। ठीक, तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। मैं बोलूँगा अगर मुझे a की वैल्यू में चेंज निकालना है, तो मैं बोलूँगा कि मैं पहले कैलकुलेट करूँगा स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज इन a विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x एट कांस्टेंट y। समझ में आ रहा है? ये आपने सीखा होगा शायद। ये बड़े चेंज को दिखाता है, ये उससे छोटे चेंज को दिखाता है, और ये सबसे छोटे चेंज को दिखाता है, बहुत छोटा, बहुत माइन्यूट सा जो चेंज होता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का सहारा हम ले रहे हैं। आप लैंग्वेज देखना, मैं जो लिख रहा हूँ कि अगर मुझे a की वैल्यू में चेंज पता करना है, तो मैं क्या करूँगा? पहले a की वैल्यू में बहुत छोटा चेंज देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू बहुत छोटा चेंज इन वैल्यू ऑफ x एट कांस्टेंट y। ये बहुत छोटा चेंज है। अगर मुझे बड़ा चेंज निकालना है, ओवरऑल चेंज निकालना है, तो उसके लिए मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कि अगर x की वैल्यू में छोटा चेंज इतना है, तो पूरी जब x की वैल्यू चेंज होगी तो उसका चेंज कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये तो बताओ किसके रिस्पेक्ट में चेंज आया? x के रिस्पेक्ट में। फिर जब मैं y के रिस्पेक्ट में चेंज निकालूंगा, तब मैं क्या लिखूंगा? चेंज इन वैल्यू ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ y एट कांस्टेंट x। तो बहुत छोटा चेंज आया, तो जब वैल्यू y की वैल्यू चेंज dy से हुई होगी, तो बताओ टोटल चेंज कितना हो जाएगा? इनटू dy। ये आपको याद नहीं रखना, ये आपको लिखना सीखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया चीज़ कैसे लिखी मैंने? अभी अपन एक दो बार और लिखेंगे, यूज़ करते रहें, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अगर मेरे पास एक कोई x और y का फंक्शन है, तो मैं उसको इस तरह से यूज़ करते हुए क्या कर सकता हूँ? उसकी वैल्यू के अंदर छोटा चेंज dA कैलकुलेट कर सकता हूँ। सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ इंटरनल एनर्जी के साथ। किसके साथ? इंटरनल एनर्जी के साथ। अगर हम किसी गैस के लिए इंटरनल एनर्जी की बात करें, किसी भी सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी की बात करें, तो आप ध्यान रखना इंटरनल एनर्जी, अब ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, एक्सपेरिमेंटल है। इंटरनल एनर्जी जो होती है, this can be expressed as a function of volume and temperature। आप इंटरनल एनर्जी को वॉल्यूम और टेम्परेचर के फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहने का मतलब जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा, बताओ आप एक ही जगह क्या लिख सकते हो? u। This u can be represented as a function of volume and temperature। कर सकते हैं।
अगर हम ये कर सकते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला, एनर्जी कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन। और हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पता, तो हम यहां पर भी क्या कैलकुलेट करेंगे, चेंज। तो अगर मुझे चेंज कैलकुलेट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज du, तो बताओ क्या लिखूंगा, एक बार लिखूंगा चेंज इन वैल्यू ऑफ u, है ना। इसको रटने की कोशिश मत करो, लैंग्वेज में बोल के लिखो, चेंज इन वैल्यू ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये तो बहुत छोटा चेंज आया, तो ओवरऑल चेंज जब dv होगा तो इसमें चेंज भी कितना हो जाएगा, इनटू dv। समझ में आ रहा है, प्लस प्लस। दूसरा क्या लिखेंगे, अब हम किसको कांस्टेंट मान के चलेंगे, वॉल्यूम को। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू क्या लिखूंगा, dt। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन सबको समझना है, रटना नहीं है। अभी हम इसको एक बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर ले आएंगे, लेकिन ये बेसिक है। देखो बहुत सारे लोग एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देते हैं, मैं भी लिखवा सकता था, लेकिन फिर हम मुझसे पूछते कि कहाँ से आया, तो मैं आपसे बोलता कि याद कर लो। तो मैं आपको ओरिजिन से लेके चल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला हम बना रहे हैं, जो फाइनल फॉर्मूला है वो बहुत 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 सिंपल है, बस आप मेरे साथ चलते रहो। ये इक्वेशन आपको समझ में आता है। चलो हम इस इक्वेशन से इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना सीखेंगे अलग अलग सिस्टम्स के लिए। पहले हम बात करेंगे एक आइडल गैस की, फिर हम बात करेंगे सॉलिड लिक्विड की, और फिर हम बात करेंगे कि रियल गैस के लिए हम कैसे इंटरनल एनर्जी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसे कॉपी करो, इसको हम और इसका ऑपरेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं और देखते हैं कैसे अलग अलग सिस्टम्स के लिए हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो कॉपी करो। तो देखो केस बना रहे हैं हम, सबसे पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फॉर एन आइडल गैस। चलो जी, तो एक बार हम दोबारा से उसी इक्वेशन को लिखते हैं। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है पर उसमें देखो मत, कोशिश करो दोबारा से लिखने की। मैंने आपसे क्या कहा कि चेंज इन इंटरनल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं du। तो du का फॉर्म क्या बना है, हमने बोला u है फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो एक बार हम लिखेंगे चेंज इन वैल्यू ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इनटू dv, प्लस दूसरा क्या लिखोगे आप बताओ, चेंज इन वैल्यू ऑफ u एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सॉरी with respect to temperature at constant v into dt। ये अपना इंटरनल एनर्जी का बेसिक पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्म में फॉर्मूला हो चुका है। अब आप ध्यान दो, एक आइडल गैस के लिए, किसके लिए, एक आइडल गैस के लिए ये वाला जो टर्म होता है ना, ये वाला क्या टर्म है, ये del u by del v, ये कितना होता है, 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, दैट इज फॉर एन आइडल गैस। क्यों होता है मैं अभी आ रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक, कुछ भी अपन ऐसे बात नहीं करेंगे। फॉर एन आइडल गैस, तो मैं आपको टेक्निकल रीजन बता दूं, द इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इसका मतलब दैट इज it depends on temperature only। तो एक आइडल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है। और इसीलिए एंड देयरफॉर del u by del v एट कांस्टेंट t की वैल्यू हम कितने लेकर चलते हैं, 0। बात समझ में आ रही है, मतलब समझ में क्या आ रही है, दिख रहा है आपको, क्या मैंने लिख लिया है कि del u by del v एट कांस्टेंट t कितना होता है, 0। इसका टेक्निकल रीजन तो है ये एक्सपेरिमेंटल रीजन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया गया है कि किसी भी आइडल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बट मैं आपको इसको ऑन पेपर भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप लोगों ने गैसीय स्टेट पढ़ी लिया है, आप रियल गैस आइडल गैस के बारे में जानते ही हो। तो अगर मैं एक आइडल गैस की बात करूं तो बताओ आइडल गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है, किस गैस को आप आइडल गैस बोल सकते हो, ठीक है, विच फॉलोज पीवी इक्वल टू नेट। उसके अलावा आइडल गैस की कोई और प्रॉपर्टी बताओ मुझे। बिल्कुल आइडियल हो, जो बिल्कुल आइडियल हो, मतलब जो भगवान हो, है जिसका क्या वॉल्यूम हो, टेम्परेचर
कुछ भी नजरें जवाब मांग रही है भाई, जवाब दो। आइडल गैस, देखो आइडल गैस की एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी चाहिए हमेशा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वही होती है, उसी के बेसिस पे हम बात करते हैं। आइडल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन होता है और ना ही कोई रिपल्शन होता है। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडल गैस। तो अगर मेरे पास सपोज ये एक आइडल गैस है, ठीक, तो ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं, बताओ इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन है और ना ही कोई रिपल्शन है। इस गैस के वॉल्यूम का मतलब क्या है? इस गैस के वॉल्यूम का मतलब है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में खाली स्पेस, जो खाली जगह होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस गैस का वॉल्यूम। अब आप देखो इस टर्म का मतलब होता है, इस टर्म का मतलब क्या है? इस टर्म का मतलब है चेंज इन वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपने अगर यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, ठीक, तो बताओ गैस का वॉल्यूम कैसे बदल सकता है? भाई गैस का वॉल्यूम बदलने के लिए क्या, या तो मॉलिक्यूल्स पास आए या फिर मॉलिक्यूल्स क्या जाए, दूर जाए। अब ना तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन है तो ये पास तो आने से रहे, ना ही इनके बीच में कोई रिपल्शन है, ये दूर भी जाने से रहे। तो इनका वॉल्यूम चेंज करने का तरीका जो था वो था टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती और वो दूर भागते, उनके बीच में स्पेसिंग बढ़ती। अगर आप टेम्परेचर कम करते तो स्पेसिंग क्या होती? कम होती, है ना। तो यहाँ हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, ऑल्दो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था। अभी पिस्टन लगा सकते हो, अगर ये गैस एक्सपैंड होगी तो पिस्टन बाहर मूव करेगा, कंप्रेस करोगे तो अंदर मूव करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है और नहीं लगा रहे ना अपन एक्सटर्नल एनर्जी, पिस्टन लगा के छोड़ दिया है, प्रेशर नहीं लगा रहे अपन बाहर से कोई उसके ऊपर। जो प्रेशर है वो मेंटेन्ड है इतना बस, अपन आगे से प्रेशर नहीं लगाएंगे, हम तो सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं। टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। अब अगर आप बोलते हो कि आपने प्रेशर बढ़ाया तो ये तो एक्सटर्नल फील्ड आ गया ना, हम एक्सटर्नल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, खुद से होना चाहिए, इंटरनल की बात करें। बहुत अच्छा आप लोगों ने खुद ही अपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया है कि एक्सटर्नल नहीं लगाया अपन ने, पिस्टन लगा के छोड़ दिया है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ये मेंटेन्ड है यहाँ पर। अभी मतलब दोनों साइड का प्रेशर बराबर है, उसके बाद हम इसको नहीं छेड़ रहे हैं। वरना फिर मैं अगर यूँ लिखता ना अभी तो आप बोलते कि डब्बा क्लोज है, वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, तो इसलिए मैंने पिस्टन लगाया था। खैर छोड़ो, हटा देते हैं, अपन तो ऐसे नॉर्मल बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या इस गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर पर चेंज हो सकता है? तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो बताओ इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी? इस टर्म का मतलब क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी तो इस टर्म का मतलब कितना हो जाएगा? जीरो। बोलाई बात समझ में? तो किसी भी आइडल गैस के लिए आपके इक्वेशन में ये जो टर्म है del U अपॉन del V एट कांस्टेंट T, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? जीरो। और अब आप देखो जैसे ही मैं इस टर्म को जीरो लिख रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ? जीरो लिख रहा हूँ, तो क्या चेंज बनेगा? अब मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा du इज इक्वल्स टू del U अपॉन del V, सॉरी ये वाला टर्म तो जीरो हो ही गया, क्या बनेगा? del U अपॉन del T एट कांस्टेंट V इंटू dt बना। ये जो हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं ये भी 1 मोल गैस के लिए कर रहे हैं। ये फॉर्मूला जो आया ये भी कितने मोल गैस के लिए आया है? 1 मोल गैस के लिए आया है, ठीक। अब क्या करते हैं, ये जो टर्म है इस टर्म को मैं एक नाम दे रहा हूं। वो नाम क्यों दे रहा हूं वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा आगे चलकर, ठीक है। अभी आपको इसको एज इन्फॉर्मेशन लेना है, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा जब हम फर्स्ट लॉ के आसपास पहुंचेंगे कि क्यों मैंने इस टर्म को यही नाम दिया। इस टर्म को मैं नाम देता हूं CV। क्या नाम देता हूं? CV। बताओ CV क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस टर्म को मैंने क्या नाम दिया है? CV नाम दिया है, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब बताओ du की वैल्यू कितनी हो गई? CV इंटू dt। कितने मोल के लिए? 1 मोल गैस के लिए। तो बताओ अगर आपके पास n मोल ऑफ गैस है तो बताओ du की वैल्यू कितनी बन जाएगी? NCV इंटू dt। ये वो फॉर्मूला है जब आपको याद रखना है। किसी भी आइडल गैस के लिए चेंज इन एनर्जी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दैट इज NCV dt। बोलो लिख सकते हो? कोई डाउट है?
समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो अभी मैं इस टर्म पे दोबारा आऊँगा, पहले इसको अपन पूरा ख़त्म कर लेते हैं। ये तो क्या है, स्मॉल चेंज है। dt चेंज इन टेम्परेचर के लिए एनर्जी में चेंज कितना है, du। अगर मैं टेम्परेचर को T1 से T2 ले जाऊं तो बताओ ओवरऑल चेंज कैसे कैलकुलेट करूंगा, इंटीग्रेट करके। तो अब हमें अगर ओवरऑल चेंज इन एनर्जी निकालना है तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। यहां से आप लिख सकते हो कि द ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू। तो बताओ डेल्टा यू के वैल्यू किसके इक्वल होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू। और इंटीग्रेशन ऑफ डी यू किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एन सी वी डी टी। बताओ लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी, T1 से T2। अगर आप इसकी लिमिट लिखना चाहो तो U1 से U2 लिख सकते हो। जैसे कैलकुलेट करोगे बताओ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, एक तो आप लिख सकते हो U2 माइनस U1, ठीक है, इसको तो छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, इक्वल टू। अब बताओ इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं तो क्या एनसीवी बाहर आ जाएगा, डिपेंड करेगा। मान लो अगर सीवी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो क्या मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, है ना। सीवी अगर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है तो ही मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ। तो एक आइडल गैस के लिए तो आप निकाल सकते हो, आइडल गैस के लिए सीवी टेम्परेचर से डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक। तो क्योंकि हम अभी आइडल गैस की बात कर रहे हैं इसलिए मैं इसको टेम्परेचर मतलब इसको बाहर निकाल रहा हूँ इंटीग्रेशन से। एन और सीवी बाहर आ गया, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, T2 माइनस तो किसी भी आइडल गैस के लिए अगर आप उसका टेम्परेचर बदल रहे हो T1 से T2, बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो, वो अलग चीज़ है। अगर आप उसका टेम्परेचर बदल रहे हो तो बताओ उसके लिए चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, NCV इंटू T2 माइनस T1 होगा। कोई डाउट, समझ में आता है? यहाँ से एक और चीज़ आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो, इफ डेल्टा यू इज पॉजिटिव, बताओ डेल्टा यू पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा, T2 विल बी ग्रेटर देन T1 होगा। यानी एक गैस, एक आइडल गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इफ डेल्टा यू इज लेस देन 0 तब बताओ क्या होगा, T2 लेस देन T1 होगा और उस आइडल गैस की का टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप आइडल गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, या उल्टा बोल दो, अगर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अगर उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। समझ में आई बात? तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी हम बाकी के लिए बनाएंगे, सॉलिड के, लिक्विड के लिए। मैं पहले ही बता दूं उनके लिए भी यही फॉर्मूला आएगा। 99% टाइम्स आप डेल्टा यू का यही फॉर्मूला यूज करोगे, सिर्फ 1% केसेस में इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके यही फॉर्मूला काम में आने वाला है। कॉपी करो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ इस टर्म की। इसके बारे में मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई में कभी वो पूछा नहीं गया है। इसी साल ऐसा हुआ, मैंने क्लास में बहुत चला के बताया था एक टॉपिक और वो आया मेंस के अंदर, तो इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है जो आज तक कभी नहीं पूछा गया, लेकिन वो कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए तैयार रहें उस चीज़ के लिए। आप कॉपी करो, डिस्कस करते हैं। तो देखो इंटरनल के फॉर्मूले में आपने ये जो टर्म लिखा, चलो इसकी बात, जिस टर्म को मैंने CV लिखा है, डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंटली, उल्टा लिख दिया, हाँ ठीक है, इसी को तो CV लिखा है, ठीक है। तो ये टर्म कैसे आया वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। मुझे बस फर्स्ट लॉ बता दूं, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा। बट अभी आप देखो, इसका मैथमेटिकल फॉर्म समझने की कोशिश करो, ध्यान से देखना, रटना नहीं है, समझना है सिर्फ आपको इसको। मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ बिटवीन x एंड y, ठीक है। होगा कोई भी ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ है। बट अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर स्लोप लिखनी है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा बना दिया मैंने, ये x है सॉरी और ये y है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, dy बाई dx होगा। या अगर मैं पार्शियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको डेल y बाई डेल x लिख सकता हूँ, सही है। अब उधर देखो दोबारा, वेरी गुड, क्या हो सकता है, ये एक ग्राफ का स्लोप, और वो ग्राफ किसके बीच में होना चाहिए, u और t के बीच में, यानी इंटरनल एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ की जो स्लोप होगी
वो किसके बराबर होगी, CV के बराबर होगी। यानी हम इस टर्म को लिख सकते हैं, दिस टर्म कैन बी इक्वल टू स्लोप ऑफ UT कर्व। तो जब आप इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के लिए ग्राफ बनाओगे एक आइडल गैस के लिए, तो CV किस चीज को डिनोट कर रहा होगा, उस ग्राफ की स्लोप को डिनोट कर रहा होगा। मतलब मैं आपसे बोल दूं कि ये एक इंटरनल एनर्जी वर्सेस T का ग्राफ है, कुछ मान लो ऐसा ग्राफ बना, और मैं आपसे बोलूं कि T टेम्परेचर पर इस गैस की CV की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करो, जिस पॉइंट पर आपको CV बताना है आप क्या करो, ये कभी सीधी नहीं बनी, तो यहां से आप क्या करो, एक लाइन खींचो, आप खींच लेना, अरे वाह, ये यहां से थोड़ी सी बेंड, इस लाइन की स्लोप निकाल लो, आपको क्या मिल जाएगी, CV की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो किसी गिवन टेम्परेचर पर आप CV की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जिस टेम्परेचर पर आपको CV की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पर आप ग्राफ की क्या निकाल लो, स्लोप, तो उससे आपको उस गैस के लिए CV की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आज तक JEE में नहीं पूछा गया, और बहुत छोटी सी चीज़ है, मेंस में तो बड़े ही प्यार से पूछा जा सकता है कि ग्राफ बना दूंगा, ऐसे लाइन खींच दूंगा और बोलूँगा बताओ इसकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक, तो UT ग्राफ की जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, CV को रिप्रेजेंट करती है। कोई दिक्कत समझ में आती है आपको बात यहाँ तक? तो ये थी अपनी पहली टर्म इंटरनल एनर्जी, और हमने इसको किसके लिए कैलकुलेट करना सीखा, एक आइडल गैस के लिए कैलकुलेट करना सीखा। सिंस मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया है, तो अब मैं आपको इसकी यूनिट भी बता दूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आइडल गैस के लिए डेल्टा U का फॉर्मूला क्या बना बताओ, NCV डेल्टा T, और जो इसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी, वो हम जनरली यूज करते हैं किलो जूल पर मोल। यानी इंटरनल एनर्जी को हमेशा किस में डिफाइन करते हैं, पर मोल के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक, तो इसकी यूनिट है जो हम लोगों को कभी कभी काम में लेनी पड़ेगी। अभी यूनिट कन्वर्जन मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ फॉर्मूले डेराइव कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स हम एक साथ करेंगे जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ लेंगे। कौन सा लॉ पढ़ लेंगे, फर्स्ट लॉ, है ना, तब न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। चलो, तो ये तो ही सिर्फ किसके लिए, आइडल गैस के लिए। अगर सेकंड केस, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक, तो देखो सॉलिड्स लिक्विड्स के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान देना। अगर कोई प्रोसेस हो, जैसे आप बात करो गैस, लिक्विड, सॉलिड, बताओ सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है, गैस। एक्सपेंडेबल भी कौन होता है, गैस। तो जब किसी प्रोसेस में सॉलिड या लिक्विड होते हैं तो उनके वॉल्यूम में चेंज ऑलमोस्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो अगर वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल हैं तो आप उसको किसी भी प्रोसेस में डाल दो, उसके वॉल्यूम में आपको कोई सिग्निफिकेंट चेंज नजर नहीं आएगा। इसी चीज़ का हम फायदा उठाते हैं और अपने फॉर्मूले को वापस से ट्रांसफॉर्म करते हैं। बताओ नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, du इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट t इंटू dv प्लस डेल यू अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v इंटू dt। यहाँ पर लिख सकते हो कि सिंस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, तो आप इनको किसी भी प्रोसेस में डाल दो, उनके लिए वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। बताओ अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। भाई dv क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। बताओ जैसे ही ये आपने वैल्यू डाली तो ये टर्म 0, ये टर्म 0 होते फिर से वाला टर्म गायब हो गया। बताओ जैसे ये टर्म गायब हुआ, अब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, फिर से घूम फिर के वही फॉर्मूला बन गया कि du की वैल्यू किसके इक्वल बन गई, डेल u अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v इंटू dt। बस ये कहाँ पर है वैलिड, मतलब वैलिड तो हर जगह ये, और हमने कंडीशन कौन सी लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सॉलिड लिक्विड के लिए सिंस वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है,
तो डी यू की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डी टी। बोलो समझ में आ रहा है? बताओ इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से सी वी। सी पी सी वी सिर्फ गैसेस के लिए डिफाइंड नहीं होती, वो सॉलिड्स के लिए भी डिफाइंड होती है और लिक्विड्स के लिए भी डिफाइंड होती है। तो डी यू की वैल्यू आप फिर से क्या लिख दोगे, सी वी इंटू डी टी लिखोगे। बताओ ओवरऑल चेंज के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, हाँ ये 1 मोल के लिए, तो अगर हम n मोल्स के लिए बात कर लें वो भी लिख लो, तो du का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NCV इंटू डी टी। और अब अगर आपको ओवरऑल चेंज निकालना है तो आप डेल्टा u लिखोगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ NCV इंटू डी टी फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। अब मैं देखो CV को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल रहा हूं, क्यों? क्योंकि जनरली सॉलिड्स और लिक्विड्स का CV किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक, अब ऐसा हो सकता है कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे, तो जब नहीं करेगा तो बताओ हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, 2 केस बना लेते हैं और क्या है ना, केस बना के डिस्कस कर लेते हैं। इफ CV इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बताओ जैसे ही इंडिपेंडेंट होगा आप NCV को बाहर निकाल लोगे। देखो डेल्टा यू का फिर से वही फॉर्मूला बन जाएगा क्या, NCV इंटू T2 माइनस T। सुन आपसे बोला चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, 99% केसेस में आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर CV टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है बताओ तब आप क्या करोगे, फिर आपको और कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको इंटीग्रेशन ही करना होगा NCV dt का। CV की जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर रखोगे। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि एक सॉलिड के लिए CV की वैल्यू है 5T, है ना। तो अब देखो CV टेम्परेचर भी डिपेंड कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, CV की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी। तो आप लिखोगे N 5 इंटू T dt। तो मान लो मोल्स हैं 2, तो 2 को तो आपने बाहर निकाल लिया, 5 को बाहर निकाल लिया, 10। T1 से T2 लिमिट लगा दो, बताओ T का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, T²/2। यहाँ लिमिट्स रख के हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जेई में आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब चांसेस ही नहीं होते कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए। पूछेगा तो यहीं से पूछेगा तो छोटी सी वैल्यू देकर ही पूछेगा, तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। और तब तक तो आप मैथ्स में इतना इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे कि ये आपके लिए लल्लू सी चीज़ होगी। कौन सी चीज़ होगी, लल्लू सी चीज़ होगी। तो इसकी आपको चिंता ही नहीं करनी है, फोकस आपको भी करना है इस फॉर्मूले के ऊपर। तो चाहे आइडल गैस हो, चाहे सॉलिड लिक्विड हो, सबके लिए इंटरनली चेंज का एक ही फॉर्मूला है, du = NCV dt। और उसको इंटीग्रेट करके लिखोगे तो NCV डेल्टा टी। आई बात समझ में। अब कौन बचा, आइडल गैस हो गई, सॉलिड लिक्विड हो गया, अब कौन सी गैस बची, रियल गैस। रियल गैस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रियल गैस के लिए फॉर्मूला हम डायरेक्ट डिराइव नहीं कर सकते हैं, वो अपने को कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो वो अपने सिलेबस में नहीं है। लेकिन वो जो हमने इक्वेशन पढ़ा ये वाला, इसको हम रियल गैस के लिए एनालाइज ज़रूर करेंगे, लेकिन वो हम आज नहीं करेंगे, वो हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पे आप कुछ चीज़ सीखनी है आपको रियल गैस के बारे में, वो मैं बताऊँगा, बस वही आपको ध्यान रखना है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सिखाया है, इंटरनल एनर्जी। यहाँ आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, ठीक। जो याद रखना है वो सिर्फ इतना सा है कि U एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, और डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, NCV डेल्टा T होता है। बाकी सब चीज़ आपको समझनी थी, समझते जाओ, भूलते जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम में आपके सिर्फ यही चीज़ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बात करते हैं रियल गैस की, और उसके बाद हम मिलेंगे अपने 2 और नए फंक्शन से, जिनका नाम है हीट एंड वर्क। कैसे हम हीट एंड वर्क को डिफाइन करते हैं, कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।